Namaste, this is Garima Asthana and welcome to my YouTube channel Garima Asthana's Teaching Journey and this is my botany class for you. तो अभी स्टूडेंट्स मैं जो ये बॉटनी में आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. स्टार्टिंग में जो बेसिक्स है जो बॉटनी के बारे में, व्हाट इज़ ऑल अबाउट बॉटनी एज ए सब्जेक्ट और इसके जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम लोग डील करेंगे. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ बॉटनी. बॉटनी हम कहते किसको हैं? इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स. ये जैसे बायोलॉजी का जूलॉजी एक सब्जेक्ट होता है या और भी सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह से बॉटनी भी एक सब्जेक्ट. हाउ कैन वी डिफाइन बॉटनी? बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड its habit, its habitat and structure, morphology and all. तो in one line हम लोग कह सकते हैं कि botany is the study of plants. Branch of biology which deals with the study of plants is known as botany. और pastures, plants तो हम जान ही रहे हैं. grasses, जो ग्रासेस भी एक तरह के प्लांट्स ही होते हैं. और पैस्चर्स जो खुला लैंड होता है जहाँ पे एनिमल्स जा कर के वहाँ से ग्रेजिंग करते हैं, उस खुले लैंड को, जो फर्टाइल लैंड होता है, जो डेजर्ट नहीं होगा, जो डेफिनेटली फर्टाइल लैंड होगा, इंक्लूडिंग ग्रासेस और थोड़े बहुत हर्ब्स उसमें हो सकते हैं, थोड़े बहुत श्रब्स भी हो सकते हैं. तो इस तरह के जो खुले लैंड जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज कर सकते हैं, फर्टाइल लैंड, उसको हम लोग पैस्चर्स बोलते हैं. तो बॉटनी का मतलब ही होता है प्लांट्स और पैस्चर्स एंड ग्रासेस. तो यहीं से शुरुआत होती है बॉटनी की. अगर हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के बारे में बात करें तो प्लांट्स, अब क्योंकि लाइफ है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो जब से एनिमल्स हैं तब से प्लांट्स हैं. प्लांट्स और एनिमल्स तो स्टार्टिंग से ही, जब से लाइफ है तब से प्लांट्स और एनिमल्स हैं. और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी उसको हम लोग किसी और चैप्टर में अच्छे से डील करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी. लाइफ की स्टार्ट जो हुई थी वो शुरुआत होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वाटर से शुरू होता है. लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. ऐसे देखा जाए तो लैंड से ओरिजिनेट नहीं किया था लाइफ. तो हम लोग उसके बारे में दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हम इतना जानते हैं कि काफ़ी पहले से इसके ऊपर स्टडी हो रहा है. और जो हम 4 BC में, बिफोर क्राइस्ट में बात करें तो जो थियोफ्रेस्टस नाम के एक ग्रीक, उनको हम आज साइंटिस्ट ही कह सकते हैं, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े ऑब्जर्व करने वाले होते थे. उस तरह के बॉटनिस्ट भी हम उनको कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्पेशली बॉटनी में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना कंट्रीब्यूट किया. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस. उसी तरह से आगे चल के बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी कुछ प्लांट के ऊपर स्टडी किया, बहुत उसके ऊपर वर्क किया. अगर हम लोग बात कर ले चार्ल्स डार्विन की, तो नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया. उसी तरह से हम लोग बात कर लें जेनेटिक्स में तो जॉन ग्रेगर मेंडल का बात कर लें. ही वॉज अ मॉन्क, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ जेनेटिक्स में हम लोग को जीन्स के बारे में, DNA के बारे में, किस तरह से पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करके काफ़ी कुछ बताया. तो ये सब चीज़ हम लोग अलग अलग इसके जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग वी शैल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स. अभी हम लोग बात करें बॉटनी की. अब जब हम लोग ये जान लिए हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो अब हम इस बॉटनी को कितने सारे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो वी गेट द डिटेल्ड नॉलेज. जिस तरह से हम लोग देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, इफ़ वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी में क्या सिर्फ एनिमल्स ही तो नहीं है. बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स, मतलब वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. देयर आर डिफरेंट काइंड्स एंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड. काफ़ी ज़्यादा है. तो एंटायर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हाउ टू स्टडी, जब हम जान रहे हैं कि इतने सारे डाइवर्स हैं प्लांट्स में. आप देखिए तो ट्रीज़ भी हैं, उनको हम लोगों ने उनके साइज़ के हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से, उनके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया है. तो ट्रीज़ में, हर्ब्स में, श्रब्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, इन सब चीज़ों में हम लोग डिवाइड किया है, जिसको हम लोग अलग अलग सेक्शन में स्टडी करते हैं. तो
इतने सारे डाइवर्स प्लांट्स को जब हमें स्टडी करना था तो उसके लिए हमको इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जब क्लासिफिकेशन एनिमल्स का किया गया, एक तरफ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया इन द सेक्शन ऑफ जूलॉजी, उसी तरह से इन द सेक्शन ऑफ बॉटनी प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया। और प्लांट्स का जब क्लासिफिकेशन किया गया वहाँ पे सारे प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमी, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो क्योंकि एक ही प्लांट में अगर कोई बड़ा सा ट्री है तो उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर कोई स्मॉल प्लांट है, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक प्लांट है तो उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। वो दिख रहा है सिंपल या नहीं दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक है तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता चलता है। तो इन सब चीज़ों को जब हमें डील करना पड़ता है, जब हम इसको हाउ कैन वी नो अबाउट देयर फीचर्स या देयर जितने भी हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स देखते हैं तो उनके इतने सारे जो बेनिफिट्स आते हैं, कहाँ से हम लोग इतना आयुर्वेदिक मेडिसिन हासिल करते हैं, तो उसके बारे में हमने स्टडी किया है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट्स हैं उन सब ने उस पर काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। तो वो सारा कुछ करने के लिए हम एक ही ब्रांच के तहत, एक ही सेक्शन में हम उस चीज़ को नहीं स्टडी कर सकते थे, इसलिए हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया। जब हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करें तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हम लोग प्लांट्स को अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं अलग अलग उनके मोड के हिसाब से, तो वो हो जाता है टैक्सोनॉमी की कैटेगरी में आ जाता है। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं जब मॉर्फोलॉजी का, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स, जो ऊपरी स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के, जो फीचर्स होते हैं एक्सटर्नल, जैसे बाहर से प्लांट्स दिखते हैं उनके हिसाब से वो मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। उसी तरह से जब हम बात करें एनाटॉमी की, तो जब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जब प्लांट्स के अंदर का जो भी इंटरनल डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स है, we should know the detailed structure of the plants, तो उसके लिए फिर हमें एनाटॉमी में जाना पड़ता है। अगेन जिस तरह से एनिमल्स का फिजियोलॉजी चलता है, एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है या और भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसी तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस प्लांट्स में भी होते हैं। तो उसके लिए हम लोग उस सेक्शन में पढ़ाई करते हैं फिजियोलॉजी में, जिसमें रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये सारा चीज़ जो है इसको हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करें। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारे सेक्शंस हैं। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी, अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट आपको पता होगा, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। बट व्हाट इज ऑल अबाउट इकोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग थिंग्स तो प्लांट्स एनिमल्स ही हो गए, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर हैबिटेट, एंड दैट काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज व्हाट? इकोलॉजी। अब हम इकोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम अलग अलग सेक्शंस उसके हिसाब से, हम हैबिटेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स हैं प्लांट्स। तो ज़ेरोफाइट्स के बारे में जब हम लोग बात कर लें, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं प्लांट्स वो ज़ेरोफाइटिक्स कहलाते हैं। मेसोफाइट्स जो नॉर्मल मॉडरेट टाइप ऑफ लैंड में, जो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लैंड में जो ज़मीन होता है, उस तरह के सिंपल ज़मीन पे, ग्रास लैंड, कोई भी इस तरह का ज़मीन हो, मैदानी क्षेत्र हो, वहाँ पे जो पाए जाएंगे वो मेसोफाइट्स कहलाएंगे। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर और फाइटॉन मतलब प्लांट। तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं, तो जितने भी प्लांट्स जो वाटर में पाए जाएंगे उनको हम हाइड्रोफाइट्स के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं, जिस तरह से एनिमल्स के हैबिटेट डिफरेंट डिफरेंट हैं, लैंड भी है, वाटर भी है, डेजर्ट भी है, मार्शी प्लेसेस भी है, जस्ट लाइक दैट प्लांट्स के भी अलग अलग हैबिटेट्स हैं। और अलग अलग हैबिटेट्स में भी उनके जो रहने का जो स्टाइल है, द वे देयर लाइफ साइकिल जो है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो अलग तरीके का है, और वो भी उनमें भी वो एडेप्टिव फीचर्स होते हैं। तो ये मैं शॉर्ट, क्योंकि ये फर्स्ट डे है तो ये ओवरऑल मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ जस्ट, कि जब हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे
तो उस हिसाब से जैसे हम लोग हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में, तो वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं कि उसमें सबमर्ज्ड भी आ जाते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, फ्लोटिंग भी आ जाते हैं, फ्लोटिंग में भी फ्री फ्लोटिंग आ जाते हैं, फिक्स्ड फ्लोटिंग आ जाते हैं, जिनके रूट्स अंदर है नीचे और ऊपर से वो फ्लोट कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं फिक्स्ड फ्लोटिंग। और कुछ ऐसे हैं जो ऊपर ही ऊपर से फ्लोट करते हैं, रूट्स भी ज़्यादा नीचे अंदर नहीं हैं, तो वो हो जाते हैं फ्री फ्लोटिंग। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग पढ़ते हैं, और क्योंकि सब अलग अलग एनवायरनमेंट में जो अलग अलग प्लांट्स रहते हैं तो उसके हिसाब से उनके एडेप्टिव फीचर्स भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करें जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनमें वो एडेप्टिव फीचर होते हैं जो कम से कम वाटर में वो अच्छे से क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। अगर हम लोग हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करें, क्योंकि हमेशा आप नॉर्मल प्लांट को पानी में डाल करके छोड़ दीजिएगा वो गल जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें वो एडेप्टिव फीचर्स होते हैं कि वो अच्छे से उस प्लांट में सर्वाइव करें। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बॉटनी की। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या सिर्फ एनिमल्स का ही तो जेनेटिक्स नहीं है, प्लांट्स का भी है। एनिमल का डीएनए आरएनए जब हम स्टडी करते हैं तो प्लांट्स के भी तो डीएनए आरएनए हुए ना। स्टडी ऑफ जीन्स, जो जीन्स का सारे जो डेफिनेशंस हैं उसको भी मैं अच्छे से डील करूँगी अलग अलग क्लासेस में। अभी मैं शॉर्ट में आपको यही बता रही हूँ, नॉट शॉर्ट मतलब इंट्रो में मैं यही बता रही हूँ कि जैसे स्टडी ऑफ जीन्स क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे वही डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो जीन्स है ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए है वही है जीन्स। उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर जेनेटिक्स। अब इसकी क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है, ये सब चीज़ के बारे में वी शैल डिस्कस लेटर, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक्स हो गया, जिस तरह से एनिमल जेनेटिक्स उसी तरह से प्लांट्स का भी जेनेटिक्स हो गया। फिर उसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग, अपने हम इंसान हैं तो अपने बेनिफिट के हिसाब से किस तरह के प्लांट को किस तरह से क्रॉस ब्रीड कराना है जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिल सके, अच्छे प्लांट का हाइब्रिड मिल सके, तो वो सारा आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग में। और उसी को जब हम जेनेटिक लेवल पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, दैट कम्स अंडर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये काफ़ी वास्ट और डिटेल्ड चीज़ है जो हम लोग अलग अलग क्लासेस में वी शैल डिस्कस अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। तो बॉटनी एज ए सब्जेक्ट काफ़ी डाइवर्स है, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में काफ़ी डिटेल्ड स्टडी करते हैं अंडर डिफरेंट ब्रांचेस। जिस तरह से एक ट्री है तो ट्री के अलग अलग ब्रांचेज हैं, और सभी ब्रांचेस पे आप क्या देखते हो, जैसे ट्री है तो ट्री में जैसे क्या हो रहा है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हाँ, नीचे से वो वाटर और मिनरल्स को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट, उसके लीफ जो हैं उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज उसके हर पोर्शन पे वो पहुंच जाना चाहिए, तभी जाके वो उसके जो ब्रांचेज हैं वो हर ब्रांचेज के जितने भी लीव्स हैं वो सभी ग्रीन हैं, उसमें प्रॉपर उसमें फ्लावरिंग हो रही है, बड फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे जब हम लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो जितने भी उसके ब्रांचेज हैं वो सब इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एंड these branches help us to get the proper knowledge or to get diverse kind of knowledge about what we say botany or zoology or any subject। तो इसको अलग अलग ब्रांचेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी में जैसा कि मैंने बोला रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन अब लिविंग थिंग्स में, तो प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स में है। तो जब रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग टेक्स प्लेस। वो तो ब्रीदिंग भी हो गया, उतना तक तो ब्रीदिंग है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। वहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, इट इज़ अ टोटली बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस चलता है ये रेस्पिरेशन एनिमल्स में तो होता ही है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो उसी तरह से सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। जस्ट लाइक दैट प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है और वो काफ़ी इलोंगेटेड प्रोसेस होता है जिसको हम एक अलग ही सेक्शन में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी। उसी तरह से जब हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस का, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स, प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द लीव्स ऑफ green plants is called photosynthesis। और photosynthesis में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज। लेकिन जब हम अभी हायर लेवल पे उसको पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, बॉटनी के लेवल पे पढ़ेंगे जब, तो हम डिटेल्स में समझ पाएंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ही इलेबोरेटेड प्रोसेस है। बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज सिर्फ बन जाने से नहीं होता है ना। ऐसे समझिए, हम लोग जैसे सिंपली खाना, हम लोग में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, या एनिमल्स में हम लोग तो एनिमल किंगडम में आते हैं, सोशल एनिमल, ह्यूमन बींग्स। तो लेकिन जो हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, सब्ज़ी, दाल, मसाले जो भी यूज़ करते हैं, और फिर हम लोग उस चीज़ को फिर हम लोग कुक करते हैं। वी नीड फ्यूल, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होता है, हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके हमारा फूड कुक हो पाता है। जस्ट लाइक दैट जो प्लांट्स हैं उनको भी एनर्जी मिलता है, और उनको एनर्जी मिलता है थ्रू सनलाइट। तो उनको सनलाइट से तो एनर्जी मिल जाता है। सनलाइट में एक तरह का एनर्जी होता है, उसमें उसको कहते हैं फोटोन्स। फोटो मीन्स लाइट, उसी से बना है ये फोटोन्स। तो जो सनलाइट है, तो फूड तो बन गया। अब हम लोग एक चीज़ देखें कि जब हमारे घर में फूड बन जाता है तो हम उसको खाते हैं। जब हम उस फूड को खा लेते हैं, आफ्टर दैट डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उस फूड को खाएं और वो डाइजेस्टेड नहीं हुआ, देन हाउ इट्स गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। तब तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एसिमिलेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगा, फिर तो फूड खाना कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लाइक दैट जो प्लांट्स हैं उनमें भी जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, हाँ, फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज बन जाता है, वो ग्लूकोज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट शुड रीच थ्रू आउट द प्लांट। प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट में, चाहे वो रूट हो, लीव्स में तो वो बनता ही है, लीव्स हो, स्टेम हो, या और भी डिफरेंट पार्ट्स हो प्लांट के, उन सब जगह वो फूड मटेरियल पहुंच जाना चाहिए। और वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन के तहत वो वहाँ पे पहुँचता है। अब वो वहाँ पहुँच गया तो उससे एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स चल नहीं रहे हैं, प्लांट्स हम लोग के जैसे पढ़ते लिखते नहीं हैं, या वो मूव नहीं कर रहे हैं, डांस नहीं कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए। अपने मेटाबॉलिज्म के लिए उन्हें भी एनर्जी चाहिए, बिकॉज बॉडी चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का हो, जो ऑर्गेनिज्म का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो चलता है किस चीज़ से, मेटाबॉलिज्म से चलता है। हमें लगता है कि हम अपने आप को चला रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा बॉडी अपने आप चलता है। वो एक मशीनरी है जो मेटाबॉलिज्म के हिसाब से चलता है। हम सोते रहते हैं, देन ऑल्सो अवर जो भी हमारे बॉडी का, आवर बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स, उनका जो फंक्शन है वो चलता रहता है, कैरी ऑन होता रहता है। जस्ट लाइक दैट जो प्लांट्स हैं वो चले या ना चले, उनके जो हम कह सकते हैं कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो होता रहता है। मेटाबॉलिज्म को भी हम लोग 2 अलग अलग सेक्शंस में पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म मीन्स मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो एक ब्रेकिंग भी होता है और एक मेकिंग भी होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें डाइजेशन का, हम लोग के बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, तो फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, एंड देन ओनली वी गेट एनर्जी। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग प्रोसेस। लेकिन जब हम लोग बात करें प्लांट्स का, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि वो भोजन बना रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के हेल्प से जब वो ग्लूकोज बनाते हैं, when green plants prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight, that process is only known as photosynthesis। तो यहाँ रॉ मटेरियल क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
लाइट यहाँ पे एनर्जी देने का काम कर रहा है, वो रॉ मटेरियल नहीं है। तो इस तरह से एक मेकिंग प्रोसेस बन रहा है। जब हम उसको इक्वेशन वाइज जब पढ़ेंगे तो वो मेकिंग प्रोसेस है। तो मेकिंग प्रोसेस क्या हो गया? एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग प्रोसेस। उसी तरह से जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, जब हम प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन भी इज़ ए काइंड ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। हमारे बॉडी में भी रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सभी क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्योंकि जब तक ब्रेक डाउन होगा नहीं तब तक एटीपी रिलीज कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह का फॉस्फेटिक कंपाउंड है विच प्रोवाइड्स एनर्जी। हमारे बॉडी में भी एटीपी बनता है, प्लांट्स के बॉडी में भी एटीपी बनता है। तो हम कह सकते हैं, प्लांट्स का हम बॉडी कह के बोलना उतना सही नहीं है, लेकिन प्लांट्स एज एन ऑर्गेनिज्म उनमें भी एटीपी बनता है। तो ये एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये बनना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक दैट, जब हम लोग अपना लाइवलीहुड के लिए, जब हम लोग को कुछ खरीदना होता है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से हमें सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? एटीपी से मिलता है। प्लांट्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलता है? एटीपी से मिलता है। एटीपी तभी बनेगा, हम ये तो पढ़ लेते हैं कि हाँ ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, लेकिन वो फूड एक्चुअली बनाते हैं, उस फूड से उन्हें एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस हो गए, वन एनाबॉलिक प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस, एंड द सेकेंड वन कैटाबॉलिक प्रोसेस और ब्रेकिंग प्रोसेस। आज फर्स्ट डे था, थोड़ा लाइट का फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे शायद उतना एक्सप्लेन करने से अच्छा मैंने सोचा यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसीलिए आई होप कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होंगी, और आगे चल के हम लोग डिफरेंट अलग अलग टॉपिक को, ये ओवरऑल एक जस्ट इंट्रो था, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि जैसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, तो जब बॉटनी पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे? प्लांट माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। जितने भी प्लांट्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जैसे कि एल्गी हो गया या फंजाई हो गया, कुछ लोग उसको फंगी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, फंजाई भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, मैं फंजाई बोलती हूँ, कुछ लोग उसको फंगी भी बोलते हैं, इट्स ओके, फंगी और फंजाई। तो जब हम लोग देखते हैं कि फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि बैक्टीरिया क्या है? एनिमल है, लेकिन नहीं, बैक्टीरिया प्लांट है। बैक्टीरियम सिंगुलर एंड बैक्टीरिया प्लूरल। एल्गी, फंजाई सिंगुलर उसका हो जाता है फंगस, एल्गी का सिंगुलर हो जाता है एल्गा, उसी तरह से बैक्टीरिया का सिंगुलर हो जाता है बैक्टीरियम। तो ये सारा चीज़ हम लोग उस अलग अलग सेक्शन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों हम लोग प्लांट माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं? दो रीज़न होता है। देखिए, हमें अच्छी चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है और बुरी चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ती है। अच्छी चीज़ों के बारे में कि जो प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लें प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसमें भी आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी, वो भी एक अलग ब्रांच है बॉटनी का, विच डील्स विद द डिजीज एंड इन्फेक्शंस विच हैपन्स इन प्लांट। जो डिजीज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये सब प्लांट में हो जाते हैं ड्यू टू पेस्ट्स, ड्यू टू फंजाई, बहुत सारे फंजाई के कारण प्लांट में डिजीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम बीमारी के बारे में नहीं जानेंगे उसका इलाज कैसे करेंगे। बहुत सारे क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं फार्मर्स के ड्यू टू दीज प्लांट डिजीजेज़। तो इसके बारे में शुरू से काफ़ी रिसर्च चलता है और हम लोग को पता चला है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है कि किस तरह से प्लांट में अलग अलग प्लांट हाउ दे गेट इन्फेक्टेड और फिर कैसे उससे
बचना है हमें अपने क्रॉप्स को, अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किस तरह से हम लोग को क्रॉप से बचाना है। उसी तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज़फुल भी हैं। अब वो यूज़फुल किस तरह से हैं, तो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स, जो पहला एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलिन, किसने उसका आविष्कार किया था, किसने उसको एक तरह से डिस्कवर किया, तो ही वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो पहला बनाया उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम इज़ ए काइंड ऑफ फंजाई, ब्रेड राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं, जो कि ब्रेड में जो फफूंदी लग जाता है, वो ब्रेड खा रहे थे और उस 2 दिन शायद रह गया था, उनका ब्रेड छूट गया था टेबल पे और उसके ऊपर फफूंदी लग गया था, और उस फंजाई के कारण जब उसको उन्होंने उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किया तो उसमें से कुछ केमिकल जैसा निकला और फिर उसको उन्होंने मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया, और यही होता है, वहीं से स्टार्ट हुई फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे जितने भी एंटीबायोटिक्स जो स्टार्टिंग से होते चले आए, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। ये सब के सब, ये जितने भी थे, ये सब आज मेडिसिन वर्ल्ड में हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं। नॉट ओनली फॉर प्लांट्स के लिए एंटीबायोटिक्स शायद उतना भी वो नहीं हो जितना हमारे लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स किससे डेराइव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डेराइव किए जाते हैं, और हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन में ही हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी भी देख लीजिए कि कितने ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक्स जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें रिकमेंड किया जाता है खाने के लिए। तो कहना ये चाह रहे हैं हम बेसिकली कि प्लांट्स इतना डाइवर्स चीज़ है, प्लांट्स का स्टडी, बॉटनी, कि उसको हम अलग एक ही सेक्शन में नहीं स्टडी कर सकते। तो जब हम माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, जब हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग और भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्ड जानकारी हासिल करते हैं, और तभी जा कर के वो हमें बेनिफिट देता है। तो आज ये पहले क्लास के लिए ये फर्स्ट इंट्रो था मेरा। नाउ आई एम एंडिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी या अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन्हीं को रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिन्हें वाकई में कुछ पढ़ना है या जानना है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मैं इसी तरह से बॉटनी और इंग्लिश के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।